चलो जी, कल कहाँ पे पहुँचे आप लास्ट? क्या टॉपिक कल किया था? श्याम शाह, मानसा श्याम शाह, ठीक है। चलो अब देखो आप, ये आप परमार वंश कर रहे थे अभी तक, गढ़वाल पर राज करने वाला वंश, उसका नाम हमने रखा परमार वंश। परमार वंश में अभी तक की कहानी में आपको अब तो ये ध्यान हो गया होगा ना कि इस वंश का संस्थापक राजा था कनकपाल। फिर बहुत सारे राजा आए और कई राजाओं के बाद 52 गढ़ों का एकीकरण एक राजा ने किया, उसका नाम अजयपाल आपने लिखा। लेकिन इतिहास जो है वो खुलता है जिस राजा के बाद, उसका नाम था बलभद्र शाह। और बलभद्र शाह ने दिल्ली राज्यों के साथ बढ़िया से रिलेशन बनाए अकबर वकबर के शासनकाल में। फिर बलभद्र शाह की जब मृत्यु हुई तो बलभद्र शाह के बाद राजा बना था मानसा। मानसा एक तो लक्ष्मीचंद के साथ युद्धों के लिए फेमस है, और दूसरा मानसा के शासनकाल में दापा वापा ये तो अटैक होते रहते हैं तिब्बत पे। फिर मानसा की मृत्यु के बाद राजा श्याम शाह हुए थे, और लास्ट क्लास हमने इसी के ऊपर करी है, परमार वंश का शासक श्याम शाह। श्याम शाह की डेथ 1631 में हुई, और 1631 में श्याम शाह की मृत्यु होने के बाद परमार की गद्दी पर या परमार राजवंश की गद्दी पर जो राजा बैठा, उसका नाम अपने कल थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, महीपत शाह। तो ये आज आप टॉपिक बनाओ। सबसे पहले आज की क्लास में सबसे पहले हम परमार वंश के जिस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं वो महीपत शाह है, ठीक है। महीपत शाह परमार वंश की गद्दी पर श्याम शाह के बाद जो राजा हुआ, इस राजा का नाम महीपत शाह, ठीक है। देखो, एक तो महीपत शाह का शासनकाल बहुत छोटा है, मतलब सबसे कम नहीं, ऐसा नहीं, इससे भी कम टाइम पीरियड वाले राजा आपको मिलेंगे, लेकिन महीपत शाह का शासनकाल बहुत कम है, 1631 से और 1634 एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है कि 1631 से 1634 तक ये राजा रहे। और ये जिसके बाद राजा बन रहे हैं उसके साथ इनका संबंध क्या है भाई? इससे पहले राजा श्याम शाह था। श्याम शाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसको राजा बना दिया, तो ये श्याम शाह का चाचा हो गया। और श्याम शाह से पहले राजा कौन था? मानसा। तो आप ये बताओ, अगर ये महीपत शाह श्याम शाह का चाचा है, इसका मतलब किसका भाई है? मानसा का। तो पिताजी का नाम बहुत पीछे चल रहा है इसका ना। इसके पिता का नाम क्या था? बलभद्र शाह। तो इसके पिता ये थे, बलभद्र शाह। अब महीपत शाह एक तो राजा उस उम्र में बने जो, मतलब आप ये मान के चलो कि बहुत आखिरी उम्र में, लगभग 48-50 साल की एज हो गई थी, और तब इनको राजा बनाया गया। और राजा बनने के बाद इस भाई की पॉलिसी बिल्कुल अलग ही है। महीपत शाह के शासनकाल में क्या घटनाक्रम हुए देखो। पहले अगर आप गढ़वाल की राजनीतिक स्थिति को समझोगे, जिस समय पर महीपत शाह का शासन हुआ, तो जब गढ़वाल के राजा, ये मान के चलते हैं ये गढ़वाल है और यहाँ पर राजगद्दी पर शासक बैठा था महीपत शाह, उस समय कुमाऊं की राजगद्दी पर वही कल वाला राजा कौन? त्रिमल चंद। तो चंदों का शासक अभी भी त्रिमल चंद ही था, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आप गढ़वाल के ऊपरी क्षेत्र में जाते हो तो ये आज का जो तिब्बत है, तिब्बत, यहाँ पर उस समय भोट प्रांत या कभी कभी इसको बोल देते हैं दापा, दापा राज्य, भोट राज्य, इन सब राज्यों का मतलब एक ही है। ये सारे के सारे राज्य जो है ये तिब्बत के लिए हम नाम यूज करते हैं। और लेकिन आप पश्चिम साइड में आओगे, इधर देहरादून और उत्तरकाशी से बॉर्डर लगता हुआ यहाँ एक राज्य है, इस राज्य का नाम है सिरमौर। और आज की हमारी कहानी में गढ़वाल का राजा महीपत शाह है। तो जिस समय गढ़वाल का राजा महीपत शाह था, तो तिब्बत के राजाओं के नाम तो हमको नहीं मिलते ज़्यादातर। जब हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो तिब्बत के राजाओं के नाम थोड़ा कम ही पता रहते, थोड़ा क्या मतलब पता ही नहीं है हमको कि तिब्बत के राजा कौन थे, कब थे। लेकिन जब गढ़वाल का राजा महीपत शाह था, इस टाइम पीरियड में सिरमौर का जो शासक हुआ, इसका नाम था मनधाता प्रकाश। ये इस समय सिरमौर का राजा था, ठीक है। समकालीन शासकों को एक बार आप देखो, जब गढ़वाल का राजा महीपत शाह था, उस समय सिरमौर की राजगद्दी पर जो राजा बैठा हुआ था उसका नाम था मनधाता प्रकाश। और दक्षिण में दिल्ली राज्य की सीमाएं हमारे राज्य की बाउंड्री को टच करती थी। दिल्ली के राजा का बॉर्डर हरिद्वार सहारनपुर तक होता था। तो इस टाइम पीरियड में दिल्ली की राजगद्दी में सत्ता परिवर्तन हुआ, और दिल्ली की गद्दी पर 1628 के बाद राजा कौन बना था? शाहजहां। अब जहांगीर नहीं था दिल्ली का राजा, और अब यहाँ का राजा हो गया शाहजहां। और महीपत शाह बहुत बड़ी उम्र में राजा बना, लगभग 48-50 साल की उम्र में। और राजा बनते ही, जैसे ही वो राजा बना, उसने अपने विजय अभियान स्टार्ट किए। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पर नहीं लगाया कि राज्य अभिषेक और ये सब कुछ,
राजा बनते ही उसने अपने राज्य की सेना को सीधा आदेश दिया, चलो विजय अभियान, साम्राज्य विस्तार करो और फैलाओ साम्राज्य को। तो महिपत शाह का जो विजय अभियान है वो कैसे चला कि राजा बनते ही उसने सबसे पहले अपनी एक सेना को इधर भेज दिया कि आप लोग तिब्बत पर अटैक करो। एक सेना को इधर भेज दिया सिरमौर राज्य की तरफ, और एक सेना को इधर दक्षिण दिशा की तरफ भेज दिया एक साथ। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग टाइम पीरियड में हुए होंगे, एक साथ। जैसे ही वो राजा बना अपनी सेनाओं को तीनों दिशाओं में भेज दिया, एक साथ तीनों दिशाओं में विजय अभियान चलाया। तो ये दक्षिण की तरफ से दक्षिण की सीमाएं सही करने का काम उसने अपने एक सेनापति को दिया। तो इसका वो सेनापति जो दक्षिण दिशा की तरफ इसका विजय अभियान चला रहा था, इसका नाम था बनवारी दास। ये इसका एक सेनापति था, बनवारी दास इसका सेनापति हुआ महिपत शाह का। और महिपत शाह का दूसरा एक सेनापति था जो कि मतलब उसके सेनापतियों में सबसे इंटरेस्टिंग नाम भी है, जो पश्चिम दिशा की तरफ उसने भेजा। तो पश्चिम दिशा पर आक्रमण करने के लिए महिपत शाह ने जिस सेनापति को भेजा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और इस भाई का नाम था लोधी रिखोला। ये एक और नाम था लोधी रिखोला, गढ़वाल का एक भड़ था। भड़ एक और शब्द चलेगा आपके पास, बीच बीच में आएगा भड़। भड़ का मतलब होता है वीर बहादुर, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत विशालकाय शरीर के साथ जन्मा हो, जैसे खली है, खली ऐसे अगर किसी का शरीर हो गया, ऐसे लोगों को गढ़वाल में भड़ कहते थे। तो गढ़वाल का एक भड़ था लोधी रिखोला, और लोधी रिखोला को महिपत शाह ने अपनी सेना में भर्ती कर दिया, और सेना में भर्ती करने के बाद उसको पश्चिम दिशा की ओर भेजा कि आप पश्चिम दिशा की ओर आक्रमण करो। तो पश्चिम दिशा की साइड भेज दिया जिस आदमी को, उसका नाम था लोधी रिखोला। और खुद जो राजा था महिपत शाह, जो खुद था, वो अपने आप से सीधा तिब्बत राज्य पर चले गया। तो तिब्बत राज्य पर अटैक करने वाला खुद राजा था, राजा अपने आप इधर चले गया महिपत शाह, और अपने साथ अपना एक और सेनापति ले गया। इसका एक सेनापति था, इसका नाम था माधो सिंह भंडारी। ये नाम तो खूब सुना होगा आपने। महिपत शाह के शासन काल में उसका प्रधान सेनापति मतलब मुख्य सेनापति जो है वो माधो सिंह भंडारी है। एक आपने देखा होगा टिहरी जिले में कीर्तिनगर से ठीक पहले एक गांव पड़ता है, गांव का नाम मलेथा है। मलेथा गांव के रहने वाला माधो सिंह भंडारी। मलेथा गांव के भंडारी परमार वंश के राजाओं के सेनापति होते थे। जैसे माधो सिंह भंडारी वो महिपत शाह का सेनापति है। माधो सिंह भंडारी के पिताजी कालो बाण भंडारी वो मानसा के सेनापति थे। यानी भंडारियों का काम सेनापति नेतृत्व करना था। तो माधो सिंह भंडारी खानदानी सेनापति है, उसके पिताजी भी सेनापति थे, ये भी सेनापति है। इसका पुत्र अमर सिंह, गजे सिंह, अमर सिंह को तो चलो आपने सुनी होगी ना कहानी, मलेथा में कूल लाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह की बलि दे दी। लेकिन गजे सिंह वो बाद में पृथ्वीपति शाह का सेनापति हुआ। यानी माधो सिंह भंडारी ऑफिशियली सेनापति परिवार से आता है। बनवारी दास भी आप मान के चलो, बनवारी दास के फैमिली वाले भी राजाओं के सेनापति होते थे। जो सेनापति परिवार से नहीं था फिर भी सेनापति बना वो लोधी रिखोला था। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी स्थिति रखी हुई है कि पॉलिटिकल स्थितियां क्या थी। जब गढ़वाल का राजा महिपत शाह था, उस समय दिल्ली का राजा था शाहजहां, कुमाऊं का राजा त्रिमल चंद। पश्चिम दिशा की ओर आज तक कोई भी परमार वंश का राजा नहीं गया। परमार वंश का कोई भी राजा इस तरफ नहीं गया अभी तक। सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश, और सिरमौर का राजा बना हुआ था मंधाता प्रकाश। और इस समय उत्तर दिशा जो तिब्बत था, तिब्बत राज्य पर भी उसने अटैक कर दिया। अब एक एक करके आप इन 3-4 चीजों के बारे में समझो। देखो, पहली बात, अभी तक आप चाहे महिपत शाह को देखो या महिपत शाह से पहले वाला राजा श्याम शाह या उससे पहले वाला राजा मानसा, एक चीज कॉमन है कि हर परमार वंश का हर एक राजा तिब्बत पर अटैक तो कर रहा है। हर एक परमार वंश का राजा तिब्बत अटैक तो कर ही रहा है। तो जैसे ही राजा महिपत शाह बना, महिपत शाह के राजा बनते ही इसने भी सबसे पहले तिब्बत राज्य की ओर अपना विजय अभियान चलाया। इसके आक्रमणों में और इससे पहले के राजाओं के आक्रमणों में एक अंतर था। इससे पहले जो भी राजा तिब्बत पर अटैक किया उसने आक्रमण या तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों में किया। महिपत शाह राजा बना लगभग शीत ऋतु में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में राजा बनते ही उसने अपनी सेना को आदेश दिया, चलो तिब्बत। अब सेना का क्या था, जैसे राजा कहेगा तो वैसे ही मान लिया। सेना ने एक बार ही सेनापति लोगों ने कहा, सर अभी शरद ऋतु है, शीत ऋतु है, ठंड का मौसम है, अभी नहीं चलते, गर्मियों में चलेंगे। अभी सर्दियों में तिब्बत में बहुत ज्यादा बर्फ होगी, कैसे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन महिपत शाह तो महिपत शाह है, दिल्ली के राजाओं ने उसका नाम लिखा है। दिल्ली के साहित्यकारों ने महिपत शाह को कहा अक्खड़ राजा, जिसको हिला ना सके। तो अकड़ू राजा है, जो डिसीजन ले लिया। और इसने अपनी सेना के ना कहने के बावजूद दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में
तिब्बत राज्य पर अटैक कर दिया। साथ में उसके साथ उसका सेनापति भी है, सेनापति का नाम। अब ये कहा जाता है कि साल चल रहा था 1631 और 1631 में गढ़वाल की सेना ने तिब्बत राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब तिब्बत राज्य पर आक्रमण हुआ तो युद्ध शुरू हुआ। युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो युद्ध के शुरू वाले दिन से ही गढ़वाली सेना बैकफुट पे चली गई, क्योंकि युद्ध हो रहा था तिब्बतियों के साथ और तिब्बती तो यहीं रहते हैं, तो वो तो अभ्यस्त थे बर्फ में लड़ने के, लेकिन गढ़वाल के लोग बर्फ में लड़ने के हैबिचुअल नहीं थे। और जैसे तैसे गढ़वाल के लोगों ने मोर्चा संभाल दिया, युद्ध सब कुछ हो गया, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ गई। अब थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं और कहानी में पीछे जाकर के आपने एक राजा के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था अजय पाल, है ना, याद होगा आपको। मैंने आपको कहा था कि अजय पाल परमार वंश का वो राजा था जिसने एक नई सामाजिक व्यवस्था शुरू करी थी। अजय पाल ने गढ़वाल राज्य में जो सामाजिक व्यवस्था चलाई थी, उस सामाजिक व्यवस्था में अजय पाल ने क्या किया कि गढ़वाल में रहने वाले, ध्यान रखना जो मैं कहानी कह रहा हूं वो सिर्फ गढ़वाल की है, क्योंकि हम पढ़ ही गढ़वाल के राजाओं के बारे में रहे हैं। और जबकि हम कहानी पढ़ रहे हैं तब गढ़वाल कोई मंडल नहीं था, कोई राज्य नहीं था, बल्कि गढ़वाल एक देश था। इसकी अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। कुमाऊं अलग देश और गढ़वाल अलग देश। तो गढ़वाल के राजा अजय पाल ने गढ़वाल में ब्राह्मणों की 2 लिस्ट बनाई थी, अगर आपको याद हो। पहली लिस्ट सरोला, दूसरी लिस्ट गंगाणी। अब ये सरोला और गंगाणी बेसिकली थे क्या? सरोला का मतलब था सबसे बड़े ब्राह्मण, जो अजय पाल ने निर्धारित किए थे कि भाई ये कास्ट के जो लोग होंगे वो सरोला ब्राह्मण होंगे। और जो भी सरोला ब्राह्मण थे, अब अजय पाल की सामाजिक व्यवस्था में सरोला ब्राह्मणों के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया गया था। क्या क्या नियम? नियम नंबर 1, सरोला ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण होगा। ये समाज का सबसे बड़ा ब्राह्मण था। पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड, सारे अधिकार थे इनके पास। इसके अलावा सरोला ब्राह्मणों के पास एक बहुत बड़ा राइट्स था, खाना बनाने का अधिकार। राज दरबार के लिए खाना कौन बनाएगा? सरोला। जब भी कोई धार्मिक कार्य होगा तो खाना बनाएगा सरोला। लेकिन अब सरोलाओं के लिए भी राजा ने एक नियम बना दिया। सरोला ब्राह्मण जब खाना बनाएगा तो खाना बनाते समय बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के ही खाना बनाएगा। अब ये नियम था भाई, बिना सिला हुआ कपड़ा ही पहनना है। कोई भी ऐसा कपड़ा जो सिला हुआ है उसको पहन के खाना बनाएंगे। और राजाओं का नियम था कि खाना अशुद्ध हो जाएगा भाई, बिना सिला हुआ कपड़ा। अब बिना सिला हुआ कपड़ा ये तो धोती है या फिर साड़ी। साड़ी तो नहीं पहनेगा, आदमी है क्या? या तो धोती पहनो या साड़ी पहनो। इसलिए सरोला ब्राह्मण जब भी खाना बनाते थे धोती पहनते थे, ओनली धोती बस। अब वो धोती पहन के ही खाना बनाते थे और यही व्यवस्था थी। ये व्यवस्था आज तक चलती आ रही है। आप देखते हैं हमारे इधर गाँव में, पहाड़ों में, आपके घर में शादी ब्याह हो तो शादी ब्याह में जब रसोईया बुलाते सरोला ब्राह्मण तो धोती पहन के खाना बनाएंगे। सबको खाना खुद भी खिलाएंगे, लाइन से बैठो भाई, खुद ही बांट रहा। हमारे गाँव में आता है एक सरोला, जैसे शादी ब्याह हो गए और फिर जैसे खाना बना रहा भट्टी में, चारों तरफ से भट्टी पैक, चलो लाइन से बैठो। फिर भाई खुद ही बांट रहा सबको, अकेला। पसीना का धार लगा क्या? कई बार वो नहीं हो जाता क्या, पसीना भी गिर रहा कई बार, अरे यार अंकल किसी और को लगा दो। ना जी ना, व्यवस्था है जी, मैं ही बांटूंगा, नीचे बैठो सबके सब। तो ये व्यवस्था अजय पाल ने बनाई सरोला ब्राह्मणों की, और ये धोती पहन के खाना बनाते थे। अब ये सब चीज छोड़ो, जब सेना तिब्बत गई तो सेना के साथ खाना बनाने वाले रसोईया भी जाएंगे। और रसोईया कौन होते थे? तिब्बत में दिसंबर का महीना, कड़कड़ाती ठंड, सरोला ब्राह्मण धोती पहन। अब नियम था भाई। अब सरोला धोती पहन के खाना बना रहा वहां, और जब सरोला धोती पहन के खाना बना रहे तो सेना तो हारी चाहे जीती, बात की बात है, सरोला मरने लगे वहां। ठंड की वजह से सरोला ब्राह्मणों की मृत्यु होने लगी। अब आज कुछ सरोला मरे, कल मरे, ऐसा चल रहा है। एक टाइम पीरियड आया जितने सरोला ब्राह्मण गए सब खत्म। तो राजा ने अपने कुछ सैनिक भेजे श्रीनगर और सरोलाओं को बुलाया, चलो भाई 50-60 सरोला और। वो भी गए, वो भी चित्त होना ही था, वो तो ठंड था। फिर तीसरी बार आए, चलो भाई सरोला। तो आप सरोला भी पूछेंगे जाके, अब कहाँ जा रहे इतने सरोला? अब 150 चले गए, कहाँ गए? तो उसने कहा भाई ठंड बहुत ज्यादा है, वो मर रहे हैं। तो श्रीनगर के सरोलाओं ने मना किया, भाई एक काम कर, हमको गंगाड़ी बना दे यार भाई। भाई यहाँ पे बात किस चीज का है? जीवन का सवाल है भैया, इससे बढ़िया गंगाड़ी कर दो हमको नहीं बनना सरोला, कौन जाएगा उतनी ठंड में। तब राजा को ये एहसास हुआ कि देखो युद्ध जीतना है तो खाना तो चाहिए सैनिकों को। तो राजा ने तिब्बत युद्धों के समय नियम ही बदल दिया और एक नई व्यवस्था गढ़वाल राज्य के अंदर प्रारंभ हुई। उस व्यवस्था को बोलते हैं रोटी सुच्ची। ये आपने सुना है नाम पहले, रोटी सुच्ची। राजा जब तिब्बत युद्ध चल रहे थे तो तिब्बत युद्धों के दौरान राजा महिपत शाह ने घोषणा करी, मैं राजा महिपत शाह घोषणा करता हूं मेरे राज्य गढ़वाल में आज के बाद रोटी सुच्ची। सुच्ची मतलब होता है स्वच्छ, सुच्ची मतलब स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ,
तो राजा ने घोषणा करी, मेरे राज्य में आज के बाद रोटी को स्वच्छ माना जाए, साफ माना जाए। ये घोषणा 1631 की है। आज 2024 में भी पहाड़ों में इसी परंपरा का अनुसरण होता है। आपके गांव में जब शादी ब्याह हो तो रोटी कौन बनाता? कोई भी। औरतें क्या, आदमी बनाते हमारे यहाँ? तो कोई भी बना लो रोटी, कोई भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भात नहीं सुच्ची, भात सुच्ची नहीं। भात बनाने के लिए कौन ब्राह्मण आएगा? या फिर अगर आप रूढ़िवादी परंपराओं में चले जाएं तो पर्वतीय क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और वो किसी क्षत्रिय राजपूत के घर चले गया, भात नहीं खाता भाई, क्योंकि भात नहीं ना सुच्ची, रोटी है सुच्ची, रोटी खा लेंगे। तो रोटी सुच्ची एक सामाजिक व्यवस्था है, और इस सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण भी किसने किया? जैसे ही महिपत शाह ने कहा रोटी सुच्ची, तो अब सरोला जिस समय रोटी बनाएंगे कोट पैंट पहन के टकाटक ना, क्या दिक्कत है? फिर सैनिक खुद बनाने लगे रोटी, बनाओ भाई, रोटी तो कोई भी बना सकता है। जब रोटी सूची नामक सामाजिक व्यवस्था चली तो इस सामाजिक व्यवस्था की वजह से महिपत शाह को खाने की जो कमी हो रही थी वो कमी नहीं हुई, और इन्होंने बड़े आराम से 1631 में तिब्बत राज्य को जीत लिया। दो भाइयों का बड़ा नाम चलता है तिब्बत युद्धों के समय। ऐसा कहते हैं चमोली जिले के अंदर दो बड़े व्रतवाल बंधु होते थे, और उन व्रतवाल बंधुओं ने बड़ी वीरता दिखाई, और एट द एंड 1632 आते आते राजा महिपत शाह जो है उसने तिब्बत राज्य को जीत लिया। तो ये तीसरा राजा है बैक टू बैक, मानसा, श्यामसा, महिपत शाह। तीनों राजाओं ने तिब्बत पर अटैक किया और तीनों राजाओं ने तिब्बत को विजित कर लिया। लेकिन आप देखो, मानसा और श्यामसा ने ना सिर्फ तिब्बत को लूटा, महिपत शाह ने तिब्बत को जीता। महिपत शाह ने अपनी सेना वहीं रखी, और आज के बाद तिब्बत राज्य भी गढ़वाल के अधीन आ गया। एक ही राजा है, तिब्बत पर आक्रमण करने वाले आपको बहुत राजा मिलेंगे, विजयपाल, मानसा, श्यामसा, महिपत शाह, फतेहपति शाह, लेकिन तिब्बत को जीतने वाला राजा एक ही है। अटैक कईयों ने किए, लेकिन तिब्बत राज्य को जीतने वाला राजा एक ही था, और उस राजा का नाम महिपत शाह। 2-3 पॉइंट इसके बारे में लिखना। पहला पॉइंट लिखो, 1631 में, 1631 में, 1631 ईस्वी में, 1631 महिपत शाह ने दापा राज्य पर आक्रमण किया। महिपत शाह के द्वारा दापा राज्य पर आक्रमण किया गया। दापा आक्रमणों के समय महिपत शाह के साथ उसका सेनापति था, सेनापति का नाम माधो सिंह भंडारी। 1631 में, 1631 में महिपत शाह ने दापा राज्य पर आक्रमण किया। दापा आक्रमणों के समय उसके सेनापति का नाम डाल दो, सेनापति का नाम माधो सिंह भंडारी। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। दापा युद्धों के समय महिपत शाह ने रोटी सुच्ची नामक सामाजिक प्रथा प्रारंभ करी। दापा आक्रमणों के समय महिपत शाह ने रोटी सुच्ची नामक सामाजिक प्रथा या सामाजिक व्यवस्था प्रारंभ करवाई। रोटी सुच्ची एक सामाजिक व्यवस्था है गढ़वाल के अंदर, और इस व्यवस्था का निर्धारण करता महिपत शाह था। 1631 महिपत शाह ने आक्रमण किया दापा राज्य पर। दापा राज्य पर आक्रमण करने के बाद उसने रोटी सुच्ची नामक सामाजिक व्यवस्था को प्रारंभ किया। रोटी सुच्ची नामक सामाजिक व्यवस्था को प्रारंभ किया, और उसके बाद वो दापा राज्य को जीत गया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो दापा पर आक्रमण तो कई राजाओं ने किया, पर दापा को जीतने वाला गढ़वाल का राजा एक हुआ, और उस राजा का नाम महिपति शाह था। एक बात। दूसरी बात, कल मैंने आपको जाते जाते लास्ट हमने एंड में लेक्चर में बात करी थी कि जो महिपत शाह था, इस महिपत शाह के शासनकाल में यहां दिल्ली से थोड़ा दिक्कत होने लग गई। शाहजहां ने जब महिपत शाह को अपने राज दरबार में शाही भोज पर आमंत्रित किया तो महिपत शाह ने शाहजहां का अपमान कर दिया। डायरेक्ट बिट्टू, ऐसा भी नहीं, मतलब डायरेक्ट कह दिया उसने, हम आपके दरबार में नहीं आएंगे। ना आने का कारण कि अगर हम आपके दरबार में आएंगे तो भैया वहां सिजदा पाबोस आपके सामने सर झुकाना पड़ेगा, हम नहीं झुकाएंगे आपके सामने सर, और हम आएंगे ही नहीं। तो इस बात से शाहजहां जो है ना वो महिपत शाह से बड़ा नाराज था, और महिपत शाह ने बहुत बेइज्जती भी करी शाहजहां की। तो शाहजहां के रिश्ते अच्छे नहीं है महिपत शाह के साथ, और महिपत शाह ही वो राजा है जिसने दिल्ली राज्यों के साथ जो अच्छे संबंध चल रहे थे उनको बिगाड़ा भी। दिल्ली के साथ रिश्ते खराब करने वाला शासक भी महिपत शाह ही है। तो इसमें एक पॉइंट डालना, महिपत शाह के शासनकाल में, महिपत शाह के शासनकाल में दिल्ली राज्य के साथ संबंध खराब हो गए। दिल्ली राज्यों के साथ संबंधों में कटुता आई, यानी संबंध खराब हो गए।
अब दिल्ली के साथ अच्छे रिलेशन रहे नहीं, दिल्ली के राजाओं के साथ अब अच्छे रिश्ते रहे नहीं, तो यहाँ रिश्ते बिगड़ गए, दिल्ली के राजाओं के साथ रिश्ते पूरी तरीके से खराब। चलो जी, तीसरी कहानी जिस पर पूरा महीपत शाह का कहानी टिका हुआ है। अब तीसरी कथा देख लो इसकी। महीपत शाह के शासनकाल में तीसरी एक कहानी और हो गई। इसका एक सेनापति और बचा है, कौन सा? महीपत शाह ने लोधी रिखोला को पश्चिम दिशा की तरफ भेजा कि जाओ आप पश्चिम दिशा की तरफ। और अब ध्यान रखना, इसके बाद आपके पास जितने भी राजा आएंगे, हर राजा की कहानी इस राजा से लिंक होगी। मतलब ऐसा नहीं कि अगला राजा पिछले से कोई संबंध नहीं रख रहा है। एक बहुत बड़ी बात हो गई, पहली बार महीपत शाह ही वो पहला राजा है जो पश्चिम दिशा की ओर अपनी सेना भेजता है। उसका सेनापति था लोधी रिखोला। अब देखो, लोधी रिखोला अपनी सेना लेकर के पहली बार इस रीजन में पहुंचा। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये है कौन सा क्षेत्र सर? ये आज का जौनसार और भाबर है। इसका मतलब जौनसार और भाबर आज तक गढ़वाल के राजा के अधीन नहीं था। जौनसार और भाबर अभी तक किस राजा के अंडर था? सिरमौर के राजा के अंडर। और लोधी रिखोला जब अपनी सेना लेकर के गया तो उसने पहली बार पूरा जौनसार भाबर जीता और जौनसार भाबर को गढ़वाल के राजा के अधीन डाल दिया। अब जौनसार भाबर की तो दिक्कत रहेगी, आगे आप जितना आगे बढ़ोगे ये तो एक प्रॉब्लम रहेगी। देखो समझो जरा 2-4 मिनट जौनसार भाबर क्षेत्र के लोगों के बारे में। अभी तक जौनसार भाबर सिरमौर के राजा के अधीन था। इसका मतलब जौनसार भाबर के लोगों को अभी तक कौन सा कल्चर फॉलो करना था? अभी जीत के गढ़वाल में आ गए, अब कौन सा कल्चर फॉलो करो? गढ़वाल। अभी थोड़ा देर में फिर आ जाएंगे सिरमौर, कौन सा कल्चर? सिरमौर। गढ़वाल, सिरमौर, यही चलता रहा, क्योंकि बॉर्डर पे है ना। दो राज्यों के बॉर्डर पर जो स्थान होगा वहां की कला और संस्कृति मिक्स्ड होगी। तो आज भी जौनसार भाबर में जो कला और संस्कृति है वो मिक्सचर है गढ़वाल और सिरमौर का। रीजन कि जौनसार भाबर बहुत समय तक सिरमौर के अधीन रहा, बहुत समय तक गढ़वाल के भी अधीन रहा। अब जब ये महीपत शाह निकला तो उसने सिरमौर, ये जौनसार भाबर और आगे बढ़ते बढ़ते ये सारी जगह जीत ली। तो ये सारी की सारी जगह जीत ली और मतलब हर महीने खबर ये महीपत शाह को भिजवा देते हैं, सर आज हमने ये गढ़ जीत लिया, कालसी का दुर्ग जीत लिया, ये गढ़, एक एक करके गढ़ जीतने लग गए। तो ये पूरी जमीन, ये जो मैं पिंक कलर में जमीन बनाया हूं, ये जमीन सिरमौर के राजा की थी, लेकिन ये लोधी रिखोला ने जीत ली। और लोधी रिखोला की खबर जैसे ही श्रीनगर में पहुंचती कि सर आज भी युद्ध जीत गया, हर दिन जीत ही रहा भाई, हार ही नहीं रहा। तो वहां श्रीनगर दरबार में बैठे बैठे महीपत शाह उसका प्रमोशन किए जा रहा है। वो पहले सेनापति था, चलो भाई आप महासेनापति हो गए, सर एक और युद्ध जीत गए, सामंत हो गए, आप महासामंत हो गए। तो उसका पोस्ट लगातार बढ़ता जा रहा था। और मैंने अभी कहा था आपको माधो सिंह भंडारी, तो उसकी फैमिली का तो हर आदमी सेनापति ही बनेगा। बनवारी दास उस फैमिली से है जहां हर आदमी सेनापति बनेगा। लेकिन लोधी रिखोला सेनापति परिवार से नहीं आता था, साधारण परिवार से था, और अपने शरीर के कारण वो सेनापति बन गया। इसलिए श्रीनगर के राज दरबार में श्रीनगर के मंत्री, जितने भी वहां के राज दरबारी थे, वो लोधी रिखोला से चिढ़ने लग गए कि यार इसका प्रमोशन बहुत जल्दी हो रहा है। और एक दिन उन्होंने महीपत शाह के कान भर दिए, हे राजा महीपत शाह, हमने सुना है कि लोधी रिखोला जब वापिस आएगा तो तेरे को मारेगा बल। इसने कहा ना यार ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाई जी हमने सुना है भाई। और महीपत शाह के कान भरे, महीपत शाह इनकी बातों में आ गया। उसने आधे युद्धों में से ही लोधी रिखोला को वापिस बुला दिया, वापिस आओ। लोधी रिखोला को वापिस बुलाया और राजा महीपत शाह ने इसकी हत्या करवा दी, अपने ही सेनापति की। जब महीपत शाह ने लोधी रिखोला की हत्या करवाई तो हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर राजा को यह एहसास हो गया कि मैंने गलत कर दिया। यार एक आदमी ने इतनी बड़ी जमीन मेरे लिए जीती और मैंने उसकी हत्या करवा दी। और जिस दिन महीपत शाह को ये फील हुआ कि मैंने गलत किया, तब कहते हैं उसका मन राजपाट में लगा ही नहीं। तो वो अपने राजगुरु पंडित जी के पास गया, हे पंडित जी मैंने अपने खास आदमी लोधी रिखोला की हत्या करवाई है, क्या होगा? पंडित जी ने कहा तू नरक जाएगा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया। उस समय लोक परलोक बहुत बड़ा सिद्धांत होता था, लोग लोक परलोक से बहुत ज्यादा डरते थे। अब ये बड़ा टेंशन में आ गया, नरक जाऊंगा नरक जाऊंगा। तो कहते एक दिन महीपत शाह जंगल में बैठ करके और इसी डिप्रेशन में जा रखा था, इसी टेंशन में था कि मतलब कैसे मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। और जब वो बैठा हुआ था और चिंतन कर रहा था कि मैंने कैसे मतलब इनकी हत्या करवा दी अपने खास आदमी की, इतने में वहां कुछ नागा साधु आए। और नागा साधुओं ने महीपत शाह से भीख मांगी, भिक्षा, हे राजा भिक्षा दे। राजा ने कहा मूड खराब मत करो, टेंशन में हो क्या। अब वो नागा साधु लगे रहे कि दे भिक्षा नहीं तो शराब देंगे, ये देंगे वो देंगे। अब उसको गुस्सा है, उसने तलवार निकाली, नागा साधु भी मार दिए, सारे जितने नागा साधु थे सबको मार दिया। फिर मारने के बाद उसको पश्चाताप हुआ, यार गलत हो गया। फिर वही कहानी, घर आया, फिर पंडित जी, यार पंडित जी, नागा साधु भी गए। तो फिर पंडित जी ने कहा अब तो पक्का जाएगा,
साधु की हत्या कर रहा है भाई राजा, ब्राह्मण हत्या कर दी। तो महिपत बहुत डरा, उसने कहा यार अब सॉल्यूशन बताओ आप, कि मतलब मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, सॉल्यूशन बताओ। तो उसके राज पुरोहितों ने उसको सॉल्यूशन बताया, एक काम करो ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश में आपको पता है भरत मंदिर है, ऋषिकेश भरत मंदिर में जाओ, पूजा पाठ कराओ, यज्ञ अनुष्ठान अच्छे से अगर हो गया तो आप नरक नहीं जाओगे। वो अपने सारे पंडितों को लेकर ऋषिकेश भरत मंदिर गया। ऋषिकेश के भरत मंदिर में यज्ञ हो रहा था। अब कहते हैं यज्ञ के बीच में महिपत सा बीच बीच में मूर्ति पे देख रहा, और जब जब वो भरत की मूर्ति पर देखता तो उसको लगता कि भरत की मूर्ति घूर रही है उसको। तो आधे यज्ञ में उठा और उसने मूर्ति की आंख ही निकलवा दी, मूर्ति की आंख ही निकाल दी। सारे पंडित भाग गए, उन्होंने कहा पागल आदमी है ये। फिर घर, फिर पंडित जी से, हे पंडित जी मूर्ति की आंख निकाली। पंडित जी ने कहा बेटा अब सॉल्यूशन भी नहीं है कुछ, तू नरक ही जाएगा। तो उसने कहा यार भाई प्लीज बता दो। तो पंडित जी ने लास्ट बात कही उसको, देख भाई ऐसा है, स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऑप्शन है तेरे पे दो, या तो सोने को पिघला के पी जा। हमारे यहाँ परंपरा है ना गढ़वाल में कि सोना अगर खा जाओ तो स्वर्ग जाओगे, मरता है कोई तो उसके मुंह में सोना रखते हैं ना कि स्वर्ग चला जाएगा। तो इसको बोले या तो सोना पिघला और स्वर्ण घृत पी जा तब स्वर्ग जाएगा। तो उसने कहा भाई गर्म लगेगा, कैसी बात कर रहे ना। दूसरा ऑप्शन, युद्ध के मैदान में मर जाओ, युद्ध के मैदान में शहीद होने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तो इसने कहा ये सेकंड वाला ठीक है। और भाई ने फिर सेना निकाली और इसको ओह आ रहा वो लड़ाई, इसको तिब्बत वाले को चल युद्ध करते हैं। उसने कहा अब क्या करते हैं, पूरा तिब्बत जीत लिया, ये लड़ने को तैयार नहीं। फिर इसने इसको पूछा भाई लड़ाई आ रहा है, इसने कहा मैं नहीं आ रहा, ले और ले ले जमीन, मैं नहीं कर रहा लड़ाई। राजा बड़ा पावरफुल था ना महिपत सा। फिर दिल्ली के राजा को पत्र लिखने लगा, और भाई साजा चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा ना, कब से चिट्ठी का जवाब, क्या हुआ, डर गया। साजा को गुस्सा बड़ा आया, साजा के सेनापतियों ने रोका उसको, सर ये आदमी बड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, और फिर युद्ध भी पहाड़ों में है तो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था कराची खरासान अभियान, तो पूरी सेना बर्बाद हो गई थी। तो उसने कहा भाई रहने दो। तो शाहजहां ने पत्र का जवाब नहीं लिखा। अब इसके साथ कौन लड़ रहा, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो इसने इसको अटैक कर दिया। और कल क्या पढ़ा था आपने, त्रिमल चंद को कुमाऊं का राजा बनाया किसने, श्याम शाह। गढ़वाल वालों ने ही तो त्रिमल चंद को राजा बनाया, इसने इस पे अटैक कर दिया। अब मोला राम ने बहुत बाद में किताब लिखी है गढ़राजवंश काव्य, तो गढ़राजवंश काव्य में मोला राम ने उल्लेख किया कि जब महिपत शाह ने त्रिमल चंद को अटैक किया तो त्रिमल चंद ने कहा हे चाचा चाचा भूल गया मैं यहीं तो रहता था, आपने ही तो बनाया है मुझे राजा यहाँ का, ये राज्य हमें आपने ही तो दिया है, चाहिए तो ले लो, अगर आपको कुमाऊं राज्य चाहिए तो ले लो। उसने कहा राज्य नहीं युद्ध चाहिए मुझे, तेरे भाई को मरना है क्या, स्वर्ग तभी तो जाऊंगा ना। तो तब उसने 1634 में त्रिमल चंद के साथ युद्ध लड़ा, और त्रिमल चंद के साथ युद्ध लड़ते लड़ते मारा गया। इतनी इमरजेंसी भी नहीं आ रही थी भाई की, लड़ना ही था, कुछ बाद लड़ लेता, गड़बड़ हो गया ना। यहाँ देखो 34 में ही उसकी डेथ हो गई, और 1634 में राजा महिपत शाह मारा गया। राजा महिपत शाह जब मरा उस समय गढ़वाल की राजनीतिक स्थिति सबसे बेकार, मतलब पहली बार गढ़वाल राज्य संकट में आ जाएगा। क्यों कि महिपत शाह का जो बेटा था वह भी 6-7 साल का था। अब उस 6-7 साल का बच्चा कैसे शासन संभालेगा। तो फिलहाल इसके 2-4 पॉइंट खत्म करते हैं, फिर अगली कहानी पर चलना। तो आप पॉइंट इस पर लिखना, राजा महिपत शाह के शासनकाल में क्या हुआ, तो आप पॉइंट लिखना, महिपत शाह ने लोधी रिखोला की हत्या करवाई। पहले लोधी रिखोला की हत्या करवाई, पहले लोधी रिखोला जो कि उसका सेनापति था उसकी हत्या करवाई। फिर नागा साधुओं की हत्या करी, नागा साधुओं की भी हत्या कर दी, एक और क्राइम। लोधी रिखोला की हत्या करवाई, नागा साधुओं की भी हत्या करवा दी, नागा साधुओं की हत्या करवाई। फिर तीसरे नंबर पे ऋषिकेश भरत मंदिर की, ऋषिकेश भरत मंदिर में मूर्ति की आंखें भी निकलवा दी। भरत मंदिर में मूर्ति की आंखें भी निकलवा दी। भरत मंदिर में मूर्ति की आंखें निकलवा दी। फिर क्या करना था राजा ने, 1634 में 1634 में त्रिमल चंद के साथ युद्ध करते हुए महिपत शाह की मृत्यु हुई। 1634 में भरत मंदिर में मूर्ति की आंखें भी निकलवा दी, और फिर 1634 में त्रिमल चंद के साथ कुमाऊं युद्धों में महिपत शाह की मृत्यु हुई। 1634 त्रिमल चंद के साथ लड़ते हुए कुमाऊं युद्धों में महिपत शाह की मृत्यु हुई।
तो सब जगह रिश्ते खराब। एक कुमाऊं से रिश्ते अच्छे हुए थे श्याम शाह के जमाने, वो भी खराब। अब कुमाऊं से भी दुश्मनी हो गई, तिब्बत से तो चली रही है, नई दुश्मनियां दो बना दी है भाई ने, सिरमौर से और दूसरा दिल्ली से। और सबसे बना दिल्ली से नहीं करना था भाई ने, दिल्ली के साथ भी दुश्मनी कर दी। लेकिन महिपत शाह के बारे में कुछ बेसिक बातें और। महिपत शाह को दिल्ली के साहित्यकारों ने नाम दिया अक्खड़ राजा, क्योंकि वो अपनी बात से हटा नहीं गया दिल्ली तो नहीं गया। तो एक इस राजा को कहा जाता है अक्खड़ राजा, है ना। एक इसे अक्खड़ राजा नाम दिया गया। अक्खड़ राजा अपनी अकड़ के कारण, एक बात। दूसरा, जब मौला राम ने लिखा गढ़राजवंश काव्य, जब गढ़वाल का इतिहास मौला राम ने लिखा, तो मौला राम ने राजा महिपत शाह के लिए एक नाम यूज किया, महाप्रचंड भुजदंड शासक। उसने कहा कि ये महाप्रचंड भुजदंड शासक था कि अगर कहीं खड़ा हो जाए तो पीछे राज्य छुप जाए। ऐसा अतिशयोक्ति कर लेते हैं ना इतिहासकार, जो लिख रहा है वो तो बड़ी बड़ी बातें लिखेगा। तो इसे मौला राम ने महाप्रचंड भुजदंड शासक कहा। इसे अक्खड़ राजा भी कहा जाता है, अक्खड़ राजा, महाप्रचंड भुजदंड शासक, ऐसे इसको कुछ नाम दिए गए। राजा महिपत शाह को अक्खड़ राजा तथा महाप्रचंड भुजदंड शासक, इस प्रकार के नामों से जाना गया। राजा ने साल 1625 में, देखो 1625 में ये राजा भी नहीं था, 1625 में राजा तो श्याम शाह था। तो एक पॉइंट आप लिखना, 1625 में महिपत शाह ने श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर में केशव राय मठ स्थापित किया। ये इन दोनों में से कोई एक लिखा होगा, हो सकता है केशव राय मठ लिखे या केशव राय मठ। 1625 में महिपत शाह ने श्याम शाह के शासनकाल में, 1625 महिपत शाह ने श्याम शाह के शासनकाल में, मतलब वो तब राजा नहीं था, श्याम शाह के शासनकाल में केशव राय मठ, या इसी को केशव राय मठ भी कह देते हैं, केशव राय मठ या केशव राय मठ की स्थापना करी। ठीक है, केशव राय मठ या केशव राय मठ स्थापित किया साल 1625 में। कभी कभी इसका आंसर अगर 25 ना लिखा हो तो 28 भी आप अपने दिमाग में रखना, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो कभी अगर 25 ऑप्शन में ना दिखे तो आप 28 के साथ चले जाएं, 28 ना आए ऑप्शन के साथ तो 25, है ना। तो 25 या 28 दो अलग अलग किताबों में अलग अलग ईयर चलते हैं कि भाई इन्होंने केशव राय मठ या केशव राय मठ की स्थापना करी राजा महिपत शाह ने। और फिर राजा महिपत शाह की मृत्यु हो गई 1634 में। जब पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हुई तो मैंने कहा कि उसका जो बेटा था वो बहुत छोटा था उम्र में, उसकी उम्र बहुत छोटी थी। और पृथ्वीपति, ये जो महिपत शाह था इसके पुत्र का नाम था क्या, पृथ्वीपति शाह। तो अब क्या करें, मतलब अब और कोई है भी नहीं। श्याम शाह के पास तो कम से कम उसका चाचा था, पर महिपत शाह का चाचा, तो महिपत शाह का चाचा कौन होगा, तो सहजपाल का कोई भाई, तो इसका तो चाचा भी नहीं है कोई। इसलिए गढ़वाल राज्य संकट में था। अब गढ़वाल राज्य के संकट में होने की स्थिति में इसी छोटे बच्चे को राजा बना दिया। भाई की उम्र अलग अलग कहते हैं, कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है 7 साल, अधिकांश इतिहासकार कहते हैं 11 साल। हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 11 साल। तो 11 साल भी तो बच्चा ही होता है, तो 11 साल का भी अगर रहा होगा तो एक छोटी उम्र में इसको राजा बनना पड़ा। अब क्या करना था, जबरदस्ती बनाना तो पड़ा इसको राजा। तो 1634 ईस्वी से लेकर के और अगले 1664 ईस्वी तक अब गढ़वाल की गद्दी पर जो राजा बैठा वो पृथ्वीपति शाह है। महिपत शाह की मृत्यु के बाद जिस राजा का शासनकाल प्रारंभ हुआ वो था पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह। लेकिन वो उम्र में छोटा है, शासन नहीं संभाल सकता। 8, 9, 10 साल का बच्चा क्या शासन संभालेगा। इसलिए ये डिसाइड किया गया, जैसे बाहुबली पिक्चर तुमने देखी हो कि बाहुबली और उसका भाई भल्लार देव जब तक बड़े नहीं होते हैं तब तक उनकी माँ, क्या होता आंटी का नाम, शिवगामी देवी। माहिष्मती तो राज्य का नाम है क्या, यहाँ का माहिष्मती परमार वंश है। तो वो जो शिवगामी देवी है वो तब तक शासन संभाले भाई, शिवगामी देवी, जब तक दोनों बड़े ना हो जाए। तो यही हुआ यहाँ पे कि देखो राजा भी छोटा है, तब तक हम इसका एक गार्जियन बना देते हैं, इसकी एक संरक्षिका बना देते हैं। और इसकी संरक्षिका बनाया गया इसकी माँ को, इसकी माँ का नाम कर्णावती, रानी कर्णावती, गढ़वाल की प्रसिद्ध रानी है रानी कर्णावती। किसकी संरक्षिका हुई, पृथ्वीपति शाह की। अब रानी जो कर्णावती है, इसमें एक बात को आप समझो, कर्णावती ने कब से कब तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का काम संभाला,
इसका मतलब कर्णावती का जो संरक्षण काल है, संरक्षण काल मतलब जिस टाइम पीरियड में वो संरक्षिका बनी रही, तो कर्णावती का जो संरक्षण काल है वो 1634 से और 40 तक है, 6 सालों तक। यानी कि 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक होगा। राजा तो वो 34 से ही है, लेकिन 34 से 40 ये जो टाइम पीरियड है 1634 से 40 तक, इस समय में कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। इसका मतलब मेन पावर में कौन थी? कर्णावती। कर्णावती चली नहीं, कर्णावती, हाँ ये इसने एक क्वेश्चन पूछा कि रानी कर्णावती जो है, जब कल की क्लास में तुमने पढ़ा कि अजवेडो ने आपको सती प्रथा का प्रमाण दिया, तो रानी कर्णावती सती क्यों नहीं हुई? जली थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर सती क्यों नहीं हुई मतलब ना, कि रानी कर्णावती सती क्यों नहीं हुई? एक, दूसरा कि ये जो राजा है महिपत शाह, हमने कहा जी ये राजा बना 48 या 50 साल की उम्र में, और इसका बेटा 5-6 साल का है। बल ये भी तो बात नहीं जम रही ना भाई, 50 साल का आदमी और 50 साल के आदमी का बच्चा 5, 6, 7, 8, 10 साल का। अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है तो उस जमाने के हिसाब से उसका बेटा लगभग 20 वर्ष का हो जाना चाहिए। तो ये परमाणु की प्रथाएं हैं। जैसे पहली प्रथा कि राजगद्दी पर वही उत्तराधिकारी बैठेगा। चलो पूरी कहानी समझना, इनका पूरी कथा समझो तुम, होता क्या है इनके में। क्या होता है ना, जैसे एक राजा है तो राजा की होती है 2 प्रकार की पत्नियां परमार वंश में। राजा के पहले प्रकार की पत्नी को बोलते हैं रानी। रानी का मतलब क्या होगा? अगर राजा किसी राजकुमारी से विवाह कर दे, गढ़वाल का राजा जब शादी करता होगा तो इतना तो पक्का है ना, गढ़वाल में नहीं करता होगा किसी से। गढ़वाल में करता होगा किसी से? कैसे करेगा? गढ़वाल में राज परिवार तो एक ही है, गढ़वाल में एक ही तो है राज परिवार, और उसको अगर किसी राजकुमारी से विवाह करना है तो गढ़वाल में दूसरा राजा कौन है? तो इसका गढ़वाल से नहीं कर सकता, चाहेगा कुमाऊं से करें, डोटी से करें, सिरमौर से करें, कांगड़ा से करें, दूसरे राज्यों से, दूसरी राज्यों से विवाह करेगा। तो अगर राजा का विवाह हुआ है रानी से, मतलब किसी राजकुमारी से, तब उसको स्टेटस मिलता था रानी, और रानियों को पर्टिकुलर घर मिलेगा, रानीवास मिलता था, रानी का स्टेटस मिलता था। लेकिन राजा के बराबर सुप्रीम पावर किसके पास है? मान लो राजा को अपने ही राज्य में कोई लड़की पसंद आ गई, तो अब मान लो कोई लड़की पसंद आ गई, राजकुमारी नहीं है ये, पर मेरे को पसंद है भाई, अब राजा उससे विवाह करना चाहते हैं, कौन मना करेगा राजा को? तो राजा ऐसे भी शादी कर लेते थे। मतलब अगर राजा का विवाह राज परिवार से हुआ तब उनको स्टेटस मिलता था रानी, और अगर राजा का विवाह राज परिवार से नहीं हुआ तब उनकी पत्नियों को, जो बाकी की पत्नी होती थी, उनको बोलते थे खगास रानी। तो 2 प्रकार की रानियां थी, कुछ थी खगास रानियां, कुछ होती है रानियां। अब जो अजवेडो ने भी आपको प्रमाण दिया और जो सती प्रथा हमारे राज्य में चलती थी, उनमें सबसे ज्यादा शोषण इन रानियों का होता था। एक तो राजा की पत्नी होने के बावजूद भी इनको रानी का स्टेटस नहीं मिलता था, कोई अधिकार नहीं मिलता, कोई अधिकार नहीं था, ये आम लोगों की तरह जीवन जीते थे। और राजा की मृत्यु होने के बाद इनको सती भी होना पड़ता था, आंटी लोगों को नहीं होना पड़ता था। रानी है ना, ये रानी है, हम रानियां हैं तो हम क्यों सती हुए? मर्जी है, कोई होना चाहे तो हो भी सकता था, लेकिन यदि किसी की मर्जी है नहीं, मैं नहीं होना चाहती हूं, तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। और दूसरी बात समझो कि रानी कर्णावती सती क्यों नहीं हुई? तो मवासी घाम लग गई थी। फिर तो जब राजा की मृत्यु हुई तो बेटा बहुत छोटी उम्र का है ना, तो इतनी कम उम्र का बेटा है, राज्य संभालना है, इसे रानी ने रानी खगास भी नहीं थी, तो रानी ने ये डिसाइड किया कि भैया अपन सती नहीं होंगे भाई, बच्चे को बचाना इस समय। तब पृथ्वीपति शाह जब राजा बना तो 34 से 40 तक उसका शासन किसने संभाला? कर्णावती ने संभाला। और इस समय पर एक अगली कहानी का जन्म हुआ। क्या? अब देखो, रानी कर्णावती के शासनकाल में ये एक दूसरी स्टोरी देख लो। अगली कहानी में क्या हो गया? मान लो ये पूरा का पूरा गढ़वाल राज्य है, गढ़वाल कुमाऊं। देखो जी, गढ़वाल की राजगद्दी पर राजा कौन है? पृथ्वीपति शाह, पर वो तो नाम मात्र का है, इसलिए मैं नाम लिख दे रहा हूं कर्णावती। 1634 के बाद यहां पावर किसके पास है? कर्णावती, क्योंकि राजा बहुत छोटा है, 8, 10, 12 साल का। कुमाऊं की राजगद्दी पर अभी भी राजा बैठा हुआ था त्रिमल चंद। त्रिमल चंद 1638 तक कुमाऊं का राजा रहा। तीसरी कहानी हमने क्या पढ़ी कि गढ़वाल के राजाओं ने सिरमौर के राजा की एक जमीन छीन ली है ना। ये देखो, ये वाली जो जमीन है ये सिरमौर के राजा की थी, पर गढ़वाल वाले राजाओं ने छीन ली। चौथी कहानी आपको क्या पता चली कि सिरमौर का राजा कौन था? मनधाता प्रकाश,
और महिपत शाह ने दिल्ली के राजाओं के साथ संबंध बिगाड़े थे। हाँ जी, कौन था दिल्ली का राजा? 1634 में जैसे ही महिपत शाह की मृत्यु हुई, महिपत शाह मारा गया, लोधी रिखोला मारा गया, बनवारी दास भी मारा गया। अब गढ़वाल में लिमिटेड लोग बचे, कर्णावती, पृथ्वीपति शाह, माधो सिंह भंडारी, और इन सब की पहली प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से पृथ्वीपति शाह को बचा के रखें, क्योंकि अगर सोचो पृथ्वीपति शाह अगर मर गया तो हमारा चैप्टर खत्म, क्या वंश खत्म, फिर आगे राजा ही नहीं बन पाएगा। तो इनकी पहली प्रायोरिटी है पृथ्वीपति शाह को बचा के रखो। ये खबर जब मंधाता प्रकाश को लगी कि गढ़वाल का राजा मर चुका है, तो मंधाता प्रकाश ने सीधा पत्र भेजा शाहजहां को, दिल्ली के राजा को पत्र भेज दिया, डायरेक्ट कॉल कर दिया इसको, भाई मेरी मदद करो। और मदद मांगी क्या बोल के कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बहुत बड़ी जमीन छीन ली है, मुझे आपकी मदद चाहिए। शाहजहां ने पूछा पड़ोसी का नाम, उसने कहा महिपत शाह। अब शाहजहां को बहाना मिल गया, क्योंकि शाहजहां के साथ महिपत शाह के रिश्ते अच्छे थे नहीं, इसलिए शाहजहां को मौका मिल गया। तो शाहजहां ने कहा बिल्कुल भाई हम तेरे साथ है, तैयारी कर। देख भाई बस एक चीज की श्योरिटी दे दे हमें, पहाड़ों में नहीं लड़ सकते हम वो खतरनाक है, मजाक मत समझना, मुगल सेना है, हम खतरनाक है, लेकिन हम पहाड़ों में नहीं लड़ पाएंगे, अपनी सेना भी तैयार रखो। तो मंधाता प्रकाश के पास लगभग 1 लाख की सेना अपनी थी, तो 1 लाख सैनिक, उसने कहा सर तैयार हो जाओ। कहां से आओगे आप? दिल्ली होके आओगे? तो शाहजहां ने कहा नहीं, दिल्ली से नहीं आएंगे हम, हमारी एक सेना यहाँ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शाहजहां की एक सेना बैठी हुई थी, और कांगड़ा में जो शाहजहां की सेना थी, उस सेना का सेनापति था एक आदमी जिसका नाम था मिर्जा सूजा। और जब ये सेना में सेनापति हो गया था, तब इसको कहते थे क्या? नजावत खां। तो एक नजावत खां ये शाहजहां का सेनापति था। कहां पर रहता था? कांगड़ा में। तो शाहजहां ने तुरंत इसको फोन किया, चल भाई निकलो, सेना लेके निकलो। कांगड़ा से मिर्जा सूजा, ये नजावत खां इसका मनसब था, तो ये नाम आपको ध्यान रखना, नजावत खां। नजावत खां को कहा कि नजावत खां निकालो, 1 लाख की सेना लेके निकलो, अटैक करना है गढ़वाल राज्य पर। अब यहां से देखो, नजावत खां 1 लाख सैनिक लेके आया, 1 लाख के आसपास सैनिक मंधाता प्रकाश के पास। और 1635 में ये सेना है किसकी वास्तव में? शाहजहां की तो है। तो शाहजहां की सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये पहला मौका है जब मुगलों के साथ हमारा युद्ध हो रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? महिपत शाह ने जो संबंध खराब किए थे। दूसरा कारण, मंधाता प्रकाश ने सहायता मांगी। तो जब मंधाता प्रकाश ने सहायता मांगी तो शाहजहां ने सहायता कर भी दी, और 1635 में उन्होंने अपनी सेना भेज दी। उधर गढ़वाल संकट में है, राजा है ही नहीं, मतलब छोटा है, उसको थोड़ी युद्ध के मैदान में भेजे, छोटू को भेजेंगे क्या? तू यहीं रहे। और रानी युद्ध के मैदान में, मतलब अभी तक तो कोई रानी ऐसी थी नहीं जिसने युद्ध लड़ा हो। तो रानी ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ सामना करो इस आक्रमण का। 1635 में सबसे खतरनाक लड़ाई है ये इतिहास की। 1635, ये देखो, ये गढ़वाल के सैनिक, उनकी जो युद्ध नीति थी, लड़ने का तरीका, हमारी और मुगलों की युद्ध नीति में थोड़ा सा अंतर है। मुगल सेना में आप पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, बाबर ले आया तो तुलगुमा, तो हाँ युद्ध नीति, मुगलों की युद्ध नीति बहुत गजब थी। ये देखो, यहां से मुगल सेना आई। मुगल अपनी सेना कैसे सेट करते थे? सबसे आगे बड़ी बड़ी तोप, फ्रंट में तोप, हमारे वाले पता नहीं कैसे तोप, पता ही नहीं आज तक। इनके सबसे आगे तोप, फिर बंदूक वाले, फिर पैदल सैनिक, फिर घुड़सवार, फिर हाथी वाले, लास्ट में चलता था राजा या सेनापति। और बाबर की तुलगुमा पद्धति क्या? अपने जैसे 2 और सेनापति रखता था, सेम दैट, वही कपड़े बिल्कुल अपनी तरह, 2 सेनापति और इधर अगल बगल भी चलते थे। कभी ये इधर पता ही नहीं है राजा कौन सा है, पीछे चल रहा है। हमारी वाली युद्ध नीति, सबसे आगे राजा, हमारा तो ये था ना, चल पीछे चल, मैं सबसे आगे राजा, गोली आई खत्म, युद्ध खत्म। हमारी युद्ध नीति ये थी, राजा सबसे आगे रहता था। युद्ध किससे लड़ेंगे हम? उत्तराखंड पहाड़ में कोई बारूद जानता ही नहीं है, तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इधर गढ़वाली सेना खड़ी हो गई, अपनी युद्ध नीति तैयार कर रही है, इधर से मुगल सेना खड़ी हो गई। अब देखो क्या विध्वंसक लड़ाई हुई है, ये लड़ाई स्टार्ट हुई। ये जो गढ़वाल के सैनिक है ना, जितने के जितने, इन्होंने प्लान बनाया कि देख भाई यहाँ पे जैसे यहाँ से आएगा मैं इधर से मारूंगा उधर, ये प्लान चल रहा है इनका। वो यहाँ आए ही नहीं, जैसे यहाँ पे हो रहा क्या लड़ाई, उन्होंने रिस्पना पुल में खड़ी कर दी अपनी सेना। अब ये प्लान बना रहे हैं कि अब जब आएगा इधर तो यहाँ से काटूंगा, यहाँ से काट, वो आए नहीं। उन्होंने रिस्पना पुल से ही तोप सेट कर दी अपनी, और ये वेट कर रहे हैं ना यहाँ, जब यहाँ आएगा तो उन्होंने अपना तोप वो इधर को सेट कर दिया, डाला तोप में बारूद, दबाया बटन, ऐसा गोला ऊपर की तरफ से। ये पहली बार देख रहा क्या गोला? देखा ही नहीं कभी, फुटबॉल है बोले क्या?
पहली बार देख रहा ना गोला, क्या है ये, जब गिरा ना गोला इधर ब्लास्ट, तो इनने कहा यार ये चीज क्या है, इनको समझ ही नहीं आया चीज क्या है। बंदूकें ये पहली बार देख रहे हैं, आज तक कभी लड़ाई लड़े ही नहीं ना इधर, अब ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बंदूक। यार कोई ऐसी चीज है ऐसा कर रहा, हमें लगा मजा गिलोर होगी, बोले क्या। अब आप सोचो मैं इधर खड़ा हूं, मेरे बगल में एक सैनिक खड़ा है, वहां से उन्हें गोली चलाई। अब जब आप पहली बार देख रहे हैं तब का सोचो ना, आज तक पता ही नहीं बंदूक क्या होती है, उन्हें गोली चलाई, इसको लेके खत्म, मेरे बगल वाला चित्त सीधा। तो ये सब भागे यहाँ, इनने कहा छोड़ लड़ाई झगड़ा, सीधा भागे श्रीनगर। उन्होंने कहा रानी जी जादूगर आ रखे, जादूगर है, पता नहीं क्या कर रहे, सब चित्त हो रहे, बड़े बड़े बॉल फेंक रहे हो, ब्लास्ट हो रहे, भाई पता नहीं क्या है। सारी सेना वापिस भाग गई। शाहजहां की सेना को यानी नजावत खां को एक दिन लगा, इन्हें सारी जमीन वापिस जीत ली। और ये सारी जमीन जीतने के बाद इसको दे दी मनदाता प्रकाश को। हाँ भाई तेरी बात हो रही थी ना भाई मालिक से, जमीन वापिस पकड़, जमीन तू निकल, अब हमारा हिसाब बाकी है, ये तो तेरा हिसाब ओके हो गया। मनदाता प्रकाश खुश, वो निकल गया अपनी सेना के साथ वापिस। अब यहां से नजावत खान ने शाहजहां को कॉल किया, सर इसकी जमीन तो जीत ली हमने, इसकी जमीन जीत ली, वापिस दे दी, अब बताओ क्या करें। तो शाहजहां ने कहा अब इनकी अकड़ तोड़ो, अक्खड़ राजा ना, अकड़ तोड़ो इनकी, अब जाओ श्रीनगर पे अटैक करो। तो सारी सेना जोनसार भावर जीतने के बाद यहां आ गई देहरादून में। और अब अगला प्लान मुगल सेना का ये है कि अब चलो श्रीनगर, उधर अटैक करते हैं। खबर जब रानी को पहुंची कर्णावती को, तो कर्णावती रातों रात पहुंची देहरादून। सुबह होते होते ये ऊपर की तैयारी कर रहे थे, रानी यहीं आ गई और रानी ने यहीं पे रोका इसको, कहाँ है भाई नजावत खां। तो इससे बात करी, हे नजावत खां भाई क्या हो गया, पागल हो गए तुम, क्या कर रहे भाई ना, रुको भाई कहाँ। तो इसने कहा भाई अभी तो हम श्रीनगर अटैक करेंगे। तो रानी कर्णावती ने कहा क्यों, मतलब आपको राज करना है श्रीनगर पे। तो नजावत खां ने कहा नहीं राज नहीं करना है, आपके हस्बैंड बहुत अकड़ू थे ना, हमारे राजा को गाली दिया। तो रानी ने सॉरी कहा, भाई सॉरी, हस्बैंड के लिए सॉरी, क्यों कर रहे हो हम पे अटैक, एक काम करो अपने राजा से पूछो, मैं आपके राजा को 3 लाख रुपया देने को तैयार हूं। अब 3 लाख रुपया पकड़ो, ये अपने राजा को दो, मत करो हम पे आक्रमण, संधि कर लो। तो फिर नजावत खान ने मैसेज शाहजहां को भिजवाया कि सर राजा तो है नहीं, रानी आई है और रानी कह रही कि 3 लाख रुपए दे रही हूं, युद्ध आक्रमण मत करो। तो फिर शाहजहां ने कहा कि अकड़ में तो नहीं बोल रही बोलना। तो उन्होंने कहा नहीं अकड़ में नहीं है, प्यार से बोल रही, सॉरी भी बोल दिया। तो शाहजहां ने कहा ठीक है 3 लाख लो, वापिस आ जाओ, छोड़ो क्यों लड़े हम, कहाँ पहाड़ों में जाएंगे, नुकसान तो भाई हमारा भी होगा। तो शाहजहां ने कहा वापिस आ जाओ। अब नजावत खान ने कर्णावती को कहा लाओ 3 लाख रुपए दो। रानी ने कहा 3 लाख रुपए दो, कोई खिस्सा में लेके आ रखी मैं, अब घर में है 3 लाख लेके आती हूँ, अभी आप इंजॉय करो। महीना चल रहा था जून का महीना, गर्मी का महीना, कहाँ जाओगे उधर दिल्ली में, जाओ उधर सहधारा ना के आओ, यहीं रहो देहरादून में, मस्त रहो, देहरादून मस्त मौसम है गर्मी के समय, जून का महीना चल रहा था, अपना एंजॉय करो इधर, मैं पैसे की व्यवस्था करके आता हूँ। और रानी चली गई वापिस श्रीनगर। मुगल सैनिकों ने अपनी अधिकांश सेना वापिस भेज दी, लेकिन घर जाते समय रानी ने कहा यार वो मशीन दिखाना भाई, एक बार मशीन है जो तुम्हारे तोप होती क्या है। तो उन्होंने दिखा दिया, देखो रानी ये है, ऐसे बटन दबता, ये है सब कुछ। तो रानी को भी पता चल गया कि बारूद क्या चीज होता है। फिर रानी कर्णावती वापिस चली गई। मुगलों ने भी अपनी आधी सेना वापिस भेज दी। अब क्या करना है, पैसे ही तो लेना है, और बाकी सैनिक आराम से यहाँ पे। तो जून का महीना ऐसे ही कटा। फिर जुलाई आया, जुलाई आए तो बरखा आई, जुलाई है तो मानसून आएगा। फिर आया मानसून, और आप तो देहरादून में ही रहते हो, क्या हाल होता है देहरादून का मानसून में। आपको पता है उत्तराखंड का वेनिस कहते हैं देहरादून को, क्यों कि सबसे ज्यादा नहरें हैं यहाँ पे, हमारे राज्य की सबसे ज्यादा नहरें देहरादून में है। उसके बावजूद भी वर्षा ऋतु में हाल क्या होता है, अब तुम तो इधर रहते हो नेहरू कॉलोनी धर्मपुर, यहाँ नहीं होता हाल। एक बार करणपुर जाना जरा, करणपुर में बारिश के समय तालाब बन जाता है पूरा। और ये जो मुगल सेना थी ना उसी करणपुर में थी बैठी हुई। जैसे ही बारिश आई तो गार्ड गदनाए ऊपर से, और मुगलों के सारे तोप खाने, तोप मतलब होता क्या है, बारूद मतलब क्या है, पटाखा, पटाखे में पटाखा फुस हो गया था बस। अब क्या करेगा वो, अब थोड़ी बजेगा वो। और जब सारे तोप खाने ध्वस्त हो गए तब कर्णावती आई अपनी सेना के साथ, उसने कहा चलो अब चलो नीचे। और फिर आए नीचे और फिर पकड़ के पीटा इनको नजावत खां। तो इतिहासकारों ने तो कहा कि नाक कान काट दिए, इतना मारा ना इनको कि नाक कान काट दिए। तो 1635 का जो मुगल अटैक हुआ उसमें रानी की कूटनीति के कारण, उसने जो राजनीतिक चालें चली उसकी वजह से मुगल सेना को हारना पड़ा, सीधा वापिस भागे नजावत खां। अब मुझे नहीं पता कि रानी कर्णावती ने सच में नाक काटी कि नहीं काटी, सच में मतलब थोड़ा इमेजिन करना अजीब है ना कि किसी को मार दिया, इधर वाले नाक भी काट रहे तेरे भी, कैसा सच में काटे कि नहीं काटे। पर अगर रानी कर्णावती ने नाक नहीं काटे होंगे ना
तो इनकी नाक फिर शाहजहां ने काटी दिल्ली में। जब ये सेना दिल्ली पहुंची ना, तो दिल्ली में शाहजहां अपने दरबार में बैठा हुआ, उधर से सेनापति नजावत खां अपने सैनिकों के साथ वापिस आया। अब शाहजहां ने जाते ही क्या बोलोगा, 3 लाख दे। उसने कहा 3 लाख कहां से दे, हार गए हम। भरे दरबार में नजावत खां ने कह दिया, सर हम युद्ध हार गए। किससे? रानी कर्णावती से। शाहजहां जो उस समय भारत का नवाब है, बेइज्जती वाली बात हो गई। तब इतिहासकारों ने लिखा, नाक कटवा दी भाई, नाक कटवा दी भाई तुमने। कहां के राजा भाई तुम? भारत के। कहां की रानी से हारे? गढ़वाल की रानी। इतना सा गढ़वाल है, उधर की रानी से हार गए, नाक कान कटवा दिए। नाक कान काटना मुहावरा भी हो सकता है सच में काटे हो। नाक काटना मतलब बेइज्जती होना। कान काटने का मतलब क्या है? कान काटना मतलब जब नजावत खां की सेना पहुंची शाहजहां के दरबार में, मैं शाहजहां, मेरे दरबार में आए तुम सब मेरे दरबारी, और पीछे से एक आया और उसने सबके सामने कह दिया हार गए हम, तो नाक कट गई। अब शाहजहां के दरबार में बैठे बहुत सारे इतिहासकार, उसके राजकवि 24 घंटे लिखते रहते हैं। तो जैसे ही नजावत खां ने राज दरबार में बताया कि हम युद्ध हार गए, बेइज्जती हो गई, तो शाहजहां ने पहला जो काम किया ना, उसने चक्कर मारा, पहले कॉपी देखी इतिहासकारों की, क्या लिख तो नहीं रहा कहीं, लिख तो नहीं रहा भाई कोई ना, एक एक को, हाँ भैया खोलना जरा, लिखा तो नहीं कहीं, इतिहास में बेइज्जती हो जाएगी। तो शाहजहां के दरबार में बैठे हुए इतिहासकारों ने कान काट दिए। कान काटना मतलब मुहावरा, कान काटना मतलब अनसुना कर देना। उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया कि मतलब कौन हारा, कब का हारा। लेकिन वहां एक बहुत चालू आदमी भी बैठा था, फ्रांसिस बर्नियर, एक फ्रेंच यूरोपियन व्यक्ति आया हुआ था, फ्रांसिस बर्नियर, फ्रेंच भाषा में लिखता था। उसने चटक से लिख दिया। और जब शाहजहां उसकी कॉपी भी किया तो उसने कहा नहीं लिखा, पर लिख रखा था उसने। शाहजहां को कौन सी फ्रेंच आती है जो ना, हाँ, उसने एक बार बोला तो माँ कसम खा, उसने बोला माँ कसम नहीं लिखा, बाकी लिख दिया था उसने। नहीं तो हमारे अकेले लिखने से थोड़ा ही होगा। अगर आप गढ़वाल वाले अपने साहित्य में लिखवा दोगे हमने शाहजहां के नाक कान काटे, तुम्हारे अकेले से नहीं चलेगा। आप तो झूठ भी लिख सकते हो। दिल्ली में भी किसी को प्रमाण देना पड़ेगा सच में सेना हारी थी, तो फ्रांसिस बर्नियर का भला वो चुप कैसे लिख दिया उसने। तो जो भी हो, साल 1635 मुगलों ने हमारे राज्य पर जब पहला अटैक किया, तो इस अटैक में हमारा राज्य जीत गया, रानी कर्णावती जीत गई। तो कर्णावती की खूब प्रशंसा होती है, आज तक उसको गढ़वाल की संरक्षिकाओं में सबसे बड़ी संरक्षिका माना जाता है। तो 2-3 पॉइंट आप यहां पर लिखना। सबसे पहले साल 1635, 1635 गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण, फर्स्ट मुगल अटैक, पहला मुगल आक्रमण किसने करवाया? ब्रैकेट में लिख दो, शाहजहां ने करवाया। अब इसमें अच्छी बात बोलो चाहे बुरी बात बोलो, लेकिन एक बात देख लो, मैंने फर्स्ट लिख दिया, इसका मतलब सेकंड भी होगा। सेकंड नहीं होता तो सीधा मुगल अटैक लिखते। हाँ, तो फर्स्ट लिखा है तो इसका मतलब सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, आगे लाइन लगी है। मुगलों के साथ संघर्ष इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो 1635 में प्रथम मुगल आक्रमण हुआ, किसने करवाया? शाहजहां ने। प्रथम मुगल आक्रमण के समय मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो आप लिखना मिर्जा सूजा। लेकिन ये हमारे इतिहास में मिर्जा सूजा नाम तो ना के बराबर ही चलता है, यहां कहते हैं उसको नजावत खां। नजावत खां। गढ़वाल राज्य पर प्रथम मुगल आक्रमण कब हुआ? तब आपका आंसर होगा प्रथम मुगल आक्रमण 1635 में हुआ। प्रथम मुगल आक्रमण के समय मुगल सेनापति कौन था? मिर्जा सूजा या नजावत खां। नीचे से अगला पॉइंट लिख दो। अगले पॉइंट में लिखना, इस युद्ध में रानी कर्णावती ने मुगल सेना के नाक कान काटे। ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में रानी कर्णावती ने मुगल सेना के नाक कान काट दिए। रानी कर्णावती ने मुगल सेना के नाक कान काट दिए। इसलिए रानी कर्णावती को क्या कहते हैं हमारे राज्य में? हाँ, नाक काटी रानी कहते हैं। रानी कर्णावती को हमारे राज्य में नाक काटी रानी कहा जाता है। नाक काटी रानी, ठीक है। रानी कर्णावती को हमारे इतिहास में नाक काटी रानी, वो रानी जिसने मुगल सेना को नाक कान काट दिए, है ना, पराजित कर दिया, बेइज्जती करवा दी उनकी। रानी कर्णावती को हमारे राज्य में नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है। और रानी कर्णावती जो है, इसकी शासिका, इसकी तुलना ना गोंडवाना की एक शासिका थी, महारानी दुर्गावती। अकबर ने भी किया था ऐसा अटैक एक गोंडवाना पर। जब अकबर ने अटैक किया तो वहां की शासिका दुर्गावती ने अकबर की सेना को हरा दिया था। तो एक पॉइंट और लिखना, कर्णावती की तुलना गोंडवाना की शासिका दुर्गावती से भी की जाती है। गोंडवाना की शासिका दुर्गावती से भी कर्णावती को कंपेयर करते हैं कि भाई जैसे दुर्गावती हुई दक्षिण भारत में, वैसे ही हमारे उत्तर भारत में रानी हुई कर्णावती। रानी ने मुगल सेना के नाक कान काट दिए, वापस भगा दिया उनको। और जब सेना वापस भागी, अच्छा, युद्ध की
संभावित स्थान कहाँ था, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि लड़ाई कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई। और अगर सच में लड़ाई देहरादून में हुई है तो परमार वंश के कोई भी प्रतिनिधि पहली बार देहरादून आए हैं। आज से पहले देहरादून का तो नाम ही नहीं था कहीं। पहली बार रानी अपनी सेना के साथ देहरादून पहुंची और जब उन्होंने यहाँ की जमीन देखी तो उन्होंने कहा वाह जी, तराई भाबर, देखो तो कितना बड़ा बड़ा खेत बन सकता है यहाँ। अभी कोई नहीं रहता था यहाँ। तराई भाबर जहाँ पर देहरादून बसा है, कोटद्वार है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, रामनगर है, ये वाले स्थान तराई भाबर है। और प्राचीन लोग तराई भाबर में नहीं रहते थे। तराई भाबर को पुराने लोग मृत्युभूमि कहते थे। मृत्युभूमि, एटकिंसन ने भी लिखा है इतिहास में कि तराई और भाबर तो मृत्युभूमि है। और यहाँ के मृत्युभूमि मतलब जो वहां जाएगा खत्म। यहाँ की मृत्युभूमि होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर होने वाली सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तराई भाबर। अब अगर आप सोचो ये सिटी ना होता यहाँ देहरादून, तब देहरादून के आसपास के जंगलों में चले जाओ, पूरा नेशनल पार्क है, बाघ, हाथी, खजूर, बिच्छू, ये वो सब है ना इधर। तो लोग कम से कम रहते थे तराई भाबर में। लेकिन जब रानी पहुंची तो रानी ने युद्ध जीतने के बाद अपने सैनिकों को कहा, हाँ भाई किसी को यही रहना तो रह लो, अगर आप सैनिकों में कोई व्यक्ति यहाँ रहना चाहते हैं तो रह लो। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, हमने रहना है, बसा लो यहाँ नया शहर। तब रानी कर्णावती ने पहली बार 1635 में करनपुर नामक शहर स्थापित किया। करनपुर किसने बसाया, रानी कर्णावती ने अपने नाम पे एक शहर बसा दिया। ये देहरादून का सबसे पुराना शहर है, पहला शहर। और अगर आप गए होंगे तो पता चल ही जाएगा वैसे, है ना। हाँ, उसकी तो हालत देख के ही लग जाता है, सबसे पुराना शहर है क्योंकि सबसे पहले यही बसा। अब देहरादून में शहर बसने का क्रम शुरू होगा, अभी करनपुर, पृथ्वीपुर ऐसे शहर बसेंगे। तो सबसे पहला शहर रानी ने यहां बसा दिया, करनपुर। और करनपुर में रानी ने सैनिकों को जमीन आवंटित कर दी कि अब देहरादून की भी तो जमीन इन्हीं की हो गई, तो लोगों को जमीन दे दी, रह लो जी आप यहाँ पे। तो एक शहर बसा करनपुर। अब रानी थोड़ी सैनिकों के साथ रहेगी ना, रानी खुद थोड़ी रहेगी सैनिकों के साथ। फिर रानी ने कहा यार कभी कभी सर्द गर्मियों में हम भी आ जाएंगे, ऊपर गर्मी बहुत होती है श्रीनगर में। तब रानी ने 1635 में दूसरा शहर बसाया, राजपुर। राजपुर को राजपुर क्यों कहते हैं, राजा रहते थे वहां। तो दो शहर बसा दिए रानी कर्णावती ने, करनपुर और राजपुर, दो शहर बसा दिए। राजपुर में तो दिक्कत है नहीं क्योंकि वहां पर आपकी नदी बहती है रिस्पना, तो वहां तो पानी मिल जाएगा। लेकिन करनपुर में दिक्कत है, वहां सैनिक तो आ गए, पानी नहीं है। तब रानी ने इस रिस्पना नदी से पानी डायरेक्ट पहुंचाया करनपुर और एक कैनाल बनवाई, एक नहर बनाई। उस नहर का नाम है राजपुर नहर। हमारे राज्य की सबसे पुरानी नहर रानी कर्णावती के द्वारा ही बनवाई गई। तो 1635 में 3 काम हो रहे हैं। पहला काम, करनपुर शहर बसा, 35 में राजपुर नगर की स्थापना हुई और 1635 में रानी कर्णावती ने राजपुर नहर की स्थापना करी, राजपुर कैनाल बना दी। और राजपुर नहर ऑब्वियस है, जब रानी बना रही है तो सबसे पुरानी कैनाल होगी। उत्तराखंड में स्थापित होने वाली सबसे पुरानी नहर भी कौन सी हो जाएगी, राजपुर नहर। किसने स्थापित करी, रानी कर्णावती। ठीक है जी। अब 1640 तक स्थिति यही बनी रही, लेकिन 1640 में फिर एक दिक्कत हो गई। 1640 में पृथ्वीपति शाह अभी शासन को संभाल ही रहा था कि इतने में पृथ्वीपति शाह को खबर मिली दापा वालों ने अटैक कर दिया है। और पता है दापा ने अटैक कब किया, उसी दिन जिस दिन राजा का राज्याभिषेक था। श्रीनगर में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक चल रहा था और खबर मिली कि दापा ने अटैक कर दिया। अब ये भी ठीक नहीं था ना कि राजा को राजमुकुट, चलो भागो। राजा के लिए संकट वाला दौर था। माधव सिंह भंडारी ने कहा तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं। तब माधव सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ इधर की तरफ निकल गए। राज्य की सीमाएं भी बहुत गड़बड़ हो गई थी, मुगलों ने यहां तक की जमीन तो छीन ली थी। इसलिए पृथ्वीपति शाह जब राज्याभिषेक होने के बाद राजा बनेगा तो सबसे पहले उसको अपने राज्य में ये जो सब गड़बड़ सड़बड़ हो रखा है इस सबको पूरा करना पड़ेगा, है ना, सही करना पड़ेगा सारा सिस्टम। तो कर्णावती उसकी संरक्षिका रही 1640 तक। और 1640 के बाद एक तरफ से दापा अटैक, एक तरफ राजा का राज्याभिषेक, एक तरफ पश्चिमी सीमाएं वो सही नहीं हुई है। दिल्ली में शाहजहां वापिस से बदला लेने को तैयार बैठा है कि दोबारा अटैक करूंगा। इन सब कहानियों के बीच पृथ्वीपति शाह राजा बनेगा। तो इसको अगली क्लास में करते हैं, आज इतना रखते हैं इसको। चलो।